हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसआर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम एक जो जीएस का पोर्शन होता है उसका एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिस्ट्री, इतिहास। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इतिहास क्या है और इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कहाँ से आया। ठीक है। और दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और वीडियो में यदि आपको कोई कमी नजर आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। अगर हम बात करें इतिहास की कि इतिहास क्या है, इतिहास वह एक ग्रंथ है जो हमारे बुजुर्ग या इतिहासकार हुए हैं उनका मानना है कि इतिहास जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अतीत और जो हमारे पास्ट में घटित घटनाएं हैं उनके बारे में बताने वाला सब्जेक्ट जो है, ये जो ग्रंथ है वो क्या है, इतिहास है। इतिहास जो हमारे पास्ट में या जो हमारे अतीत में निश्चित तौर से घटना घटित हुई है और जो इनके बारे में हमें बताता है वो क्या है, हमारा इतिहास है। बात करें हम हिस्ट्री की, ये हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया और कब आया, तो बात करें हम हिस्ट्री की तो हिस्ट्री शब्द बना हमारा हिस्टोरिया, हिस्टोरिया शब्द से। एक हिस्टोरिया शब्द है, हिस्टोरिया, जो है ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। दोस्तों, हिस्ट्री जो बना है वो बना है हमारे हिस्टोरिया नामक एक शब्द से। और जो हिस्टोरिया है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बात करें हम हिस्टोरिया की, हिस्टोरिया क्या है, हिस्टोरिया है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। मतलब कहने का है, हिस्टोरिया एक ऐसा शब्द है जो छानबीन करने के बाद हमें कोई जानकारी मिले तो उस शब्द को ग्रीक भाषा में बोलते हैं हिस्टोरिया। छानबीन करने के बाद जो हमें जानकारी मिलती हो उसे हम ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया। और इतिहासकारों का मानना है कि बहुत समय पहले एक यूनानी इतिहासकार था, इतिहासकार था जिसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था, हेरोडोटस। दोस्तों, सबसे पहले इस हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। सबसे पहले हमारे अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में वर्णन किया है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो क्या है और कहां से आई, क्या हुआ। ठीक है। तो हेरोडोटस को ही क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता, या इंग्लिश में बोल देंगे हम फादर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, व्हाट इज हिस्ट्री। मतलब इतिहास क्या है। दोस्तों, हमारा एक E.H. कार नामक क्या था, एक इतिहासकार। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इसने बताया अपनी पुस्तक में कि इतिहास जो है, इतिहास वर्तमान और हमारे अतीत के बीच का
के बीच का एक बहुत बड़ा संवाद है, एक बहुत बड़ा संवाद है। दोस्तों इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था व्हाट इज हिस्ट्री, और उसमें इसने बताया इतिहास वर्तमान और हमारे अतीत के बीच जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका एक बहुत बड़ा संवाद या एक ग्रंथ था जिसे बोला गया हिस्ट्री, हिंदी में इतिहास। ठीक है दोस्तों, इसके हिस्ट्री के इतिहास के कुछ ऐसे स्रोत हैं या सोर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ ये जो घटना घटित हुई है ये इतिहास की है या भूगोल की है या किस चीज की है। पता क्या चलेगा, इसके जो हिस्ट्री के कुछ सोर्स हैं या स्रोत हैं, हम जानेंगे अब उन सोर्स और स्रोतों के बारे में वो क्या थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम इतिहास के स्रोत की, इतिहास के स्रोत की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्रोत था पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जो हमें अवशेष या जो भी हमें अभिलेख या स्मारक या मूर्ति या सिक्के मिले, हम बात करते हैं उनके बारे में। अवशेष मिले, अभिलेख मिले और स्मारक और सिक्के मिले और कुछ मूर्तियां मिली। मूर्ति बात करें हम अवशेष की, हड़प्पा सभ्यता में हमें बहुत ही ज्यादा अवशेष मिले जिससे हमें पता चला कि क्या जो है ये क्या है, एक इतिहास है। अगर हड़प्पा सभ्यता के हमें अवशेष ना मिलते तो हमें हड़प्पा सभ्यता का कुछ पता नहीं चलता कि हड़प्पा सभ्यता थी या नहीं थी। बात करें हम अभिलेख की, सन 1837 में एक जेम्स प्रिंसेप था जिसने अभी जो अशोक था उसके अभिलेख पढ़े, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। दोस्तों 1837 में अशोक के जो अभिलेख थे वो किसने पढ़े, जेम्स प्रिंसेप ने, जो हमारे थे खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में। बात करें हम स्मारक की, स्मारक देखने की बात करें तो हमारे दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल और कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। और हम बात करें सिक्कों की तो एक गुप्त वंश हुआ करता था जिसका एक बहुत ही महान शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। अगर हम बात करें जो उसके सिक्के थे उन सिक्कों पर संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त नाम लिखा हुआ मिला, जिससे हमें पता चला कि ये जो गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, उसके शासनकाल के सिक्के हैं। और दूसरी बात, उन सिक्कों के दूसरी तरफ बीड़ा की एक तस्वीर, मतलब समुद्रगुप्त को बीड़ा वादन करते हुए दर्शाया गया है। जहां से हमें एक क्वेश्चन और मिलता है, जो हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो क्या है, हमारी बीड़ा है। ठीक है दोस्तों, सिक्के की बात करें, गुप्त वंश का एक बहुत महान शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और उसके जो सिक्के थे उनके एक तरफ संस्कृत में समुद्रगुप्त नाम लिखा हुआ था और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त को बीड़ा वादन करते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। बात करें हमें मूर्ति की तो हमें बहुत सारी ऐसी मूर्ति मिली, जैसे कि पशुपति की मूर्ति मिली और बहुत सारी ऐसी मूर्ति मिली जिनसे हमें पता चला कि ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। बात करें हम दूसरे नंबर 2 की तो वो होते हैं हमारे धार्मिक स्रोत, साहित्यक स्रोत जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के। नंबर 1 धार्मिक स्रोत और नंबर 2 गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत बात करें अगर हम धार्मिक स्रोत की तो हमें इतिहास में
बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्रोत मिले जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो ये सब क्या है, हमारे धार्मिक स्रोत हैं जिनको हम मानते हैं। तो इनसे क्या पता चलता है कि इतिहास के बारे में पता चलता है। वो सब हमारे इतिहास में आती हैं। रामायण और जो हमारा महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या है, हमारे अतीत में घटना घटित हुई है। मतलब ये हमारे अतीत में घटित हुई घटना है। बात करें हम गैर धार्मिक स्रोत की, तो इसमें हमारा मेगास्थनीज था, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, और एक चाणक्य था जिसकी पुस्तक का नाम था क्या, अर्थशास्त्र। ऐसी बहुत सारी, एक विष्णु शर्मा था जिसकी पुस्तक का नाम था पंचतंत्र। ठीक है दोस्तों। और नंबर 3 पर हमारा आता है क्या, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का अगर हम विवरण की बात करें तो हमारा जो एक मौर्य वंश था, मौर्य वंश का एक बहुत ही महान शासक था। मौर्य वंश जिसका एक बहुत महान शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक फाहियान चीनी यात्री भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान, जो कहाँ का रहने वाला था, एक चीन का रहने वाला था, वो भारत आया और लगभग वो भारत में 15 साल रहा। और 15 साल रुकने के बाद वो जब बाद में चीन वापस गया तो उसने वहां जाकर हमारे भारत यानी कि इतिहास के बारे में जमकर वहां की जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, उनको बताया भारत के बारे में। तो क्या पता चलता है कि ये सब जो है घटनाएं जो घटित हुई हैं हमारे पास्ट, हमारे अतीत में घटी हैं। अगर हम बात करें, एक हमारा एक बहुत महान शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन, जो इनके समय में जो हमारे चीनी यात्री आया था उसका नाम था हुएनसोंग। ये लगभग इंडिया में 16 साल तक रहा। कितने टाइम तक रहा, 16 साल तक। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की। क्या प्राप्त की, बौद्ध शिक्षा प्राप्त की। और इसके बाद इन्होंने चीन में जब ये गए तो इन्होंने भी वहां जाकर हमारे जो देश है उसके बारे में जमकर बखान किया, वहां की जो जनता थी उन्हें बताया। और एक शासक था जिसका नाम, जो तुगलक वंश का एक शासक था, तुगलक वंश हुआ जिसका शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इनके समय में एक मोरक्को से यात्री आया था। कहां से आया था, मोरक्को से, जिसका नाम था इब्न बतूता भारत आया और इसने भी मोरक्को में जाकर भारत के बारे में जो है अपने देशवासियों को बताया और हमारे देश का जमकर बखान किया। तो ये सब क्या है, इतिहास के स्रोत हैं। अगर हमें ये सब मिलते हैं तो वो हमारा इतिहास है। अगर पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं तो वो क्या है, हमारा इतिहास है। अगर यदि हमारे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं तो वो क्या है, हमारा इतिहास है। और यदि कहीं विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है तो वो भी क्या है, हमारा इतिहास है। अगर यदि इन सब चीज़ों में से हमें कुछ नहीं मिलता तो वो हमारा इतिहास नहीं है। वो एक घटित ऐसी कोई घटनाएं है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, तो हम उसको इतिहास नहीं कह सकते। आगे हम बात करेंगे इतिहास के प्रकार, मतलब इतिहास के भाग। इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। बात करें हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, नंबर 1 प्राचीन भारत, और नंबर 2 मध्यकालीन भारत, और नंबर 3 आधुनिक भारत। दोस्तों अगर हम बात करें हिस्ट्री की,
हम जो हिस्ट्री कवर करेंगे वो सबसे पहले मध्यकालीन भारत से कवर करेंगे। यहाँ से हम पहले मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे प्राचीन भारत। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, वो इसलिए है बच्चों, अगर तुम जब भी इतिहास पढ़ते हो तो सबसे पहले प्राचीन भारत पढ़ते हो, और जो प्राचीन भारत मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं उसके बाद इतिहास पढ़ना छोड़ देते हैं। अगर यदि आप सबसे पहले मध्यकालीन भारत पढ़ोगे और उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ोगे और उसके बाद जाकर प्राचीन भारत पढ़ोगे तो आपको इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। तो दोस्तों देखते हैं मध्यकालीन भारत। बात करें हम मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत, इतिहासकारों का मानना है जो मध्यकालीन भारत है वो 712 ईस्वी से 1717 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा दोस्तों? 712 ईस्वी से 1717 ईस्वी तक, लगभग 1000 वर्ष रहा लगभग। ठीक है, बात करें हम मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, सबसे पहले जो अरबों का आक्रमण हुआ हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि वो आक्रमण कब हुआ और किसने कराया, कैसे हुआ और किस पर हुआ। ठीक, तो हम बात करते हैं प्रथम अरबी आक्रमण के बारे में। अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण दोस्तों, एक अरब का एक शासक था, बहुत ही महान शासक था जिसका नाम था अल हज्जाज, और उसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और सबसे पहले जो सफल आक्रमण अरबियों का, मतलब जो सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था, और उसको अल हज्जाज ने भारत में आक्रमण करने के लिए भेजा था। और उस समय जो हमारे भारत में रोल कर रहा था, जो पंजाब है उसमें एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम था सिंध प्रांत, और अब वो जगह सिंध जो है हमारे पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान में है। उस समय जो वहाँ का शासक था एक हिंदू शासक था जिसका नाम था दाहिर सैन, जो वहाँ पर शासक करता था। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सैन पर आक्रमण करता है और उसको हराकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बावजूद शुरू होता है भारत में मुस्लिम शासन। दोस्तों 712 ईस्वी से लगभग 717 ईस्वी तक हमारा भारत में क्या रहा? मुस्लिम शासन ही रहा और कुछ नहीं। अरबों का आक्रमण के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम, बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम था ये भारत में 712 ईस्वी में आया और 714 ईस्वी तक रहा। ठीक, जो मोहम्मद बिन कासिम था रहने वाला था अरब का, और जो अरब का शासक था उसका नाम था अल हज्जाज, अल हज्जाज। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब का कोई शासक नहीं था, जो वहां का शासक था अल हज्जाज उसका एक सेनापति था। क्या था दोस्तों? सेनापति था एक। ठीक, उस समय जब ये मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में प्रवेश करता है, उस समय हमारे भारत में हम बात करें भारत की तो वहाँ एक सिंध प्रांत पड़ता है, सिंध प्रांत। एक सिंध प्रांत था जहाँ का कौन शासक था? जहाँ का शासक था हमारा एक हिंदू शासक था, एक हिंदू शासक था जिसका नाम था दाहिर सैन। दोस्तों जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत में अटैक करने के लिए आया उस समय हमारे सिंध प्रांत का शासक था दाहिर सैन। आखिर मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत में दाहिर सैन पर आक्रमण करने क्यों आया? उसका कोई रीजन तो होगा, इसके दिमाग में कोई खुजली तो नहीं हुई जो ये दाहिर सैन पर आक्रमण करने के लिए आएगा, इसको भी तो कुछ समस्या हुई होगी। तो दोस्तों इतिहासकारों का मानना है जो ये हमारा सिंध प्रांत था इसकी राजधानी थी देवल, और यहीं पर एक क्या था? बंदरगाह, देवल बंदरगाह नाम से एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। और जो ये हमारा अल हज्जाज था ये विदेश जो देश थे वहां से आयात निर्यात करता था अपने जहाजों से।
तो अल हज्जाज के एक दिन कुछ जहाज जो है इस केवल बंदरगाह से होते हुए व्यापार के लिए जा रहे थे, और दाहिर सैन को जैसे ही पता चला तो उसने अपने सैनिकों को उन जहाजों को लूटने का आदेश दे दिया, और दाहिर सैन के जो सेनापति थे उन्होंने वो जहाज लूट लिए। जब पता चला अल हज्जाज को कि एक भारत में सिंध प्रांत पड़ता है जहाँ का शासक है दाहिर सैन, उसने अल हज्जाज के जहाज लूट लिए। तो अल हज्जाज ने हुक्म दिया मोहम्मद बिन कासिम को कि वो भारत में जाए और दाहिर सैन से मालूम करे कि उसे क्या हुआ, उसने हमारे जहाज को लूटे, और उसको उसकी करनी का फल देकर आए। उस समय मोहम्मद बिन कासिम आया सिंध पर आक्रमण करने 712 ईस्वी में, जिसमें हमारे जो दाहिर सैन थे उनकी क्या हुई, हार, दाहिर सैन की हार हुई, और जो मोहम्मद बिन कासिम था उनकी जीत हुई। और जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सैन की क्या कर दी, हत्या। ठीक, उसके बाद जो सिंध प्रांत था वहां पर जो दाहिर सैन का शासक था, हिंदू शासक, उनका रोल तो खत्म होगा। अब जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम थे, मतलब वो कौन सी कौम से थे, एक मोमडन कौम से थे, मुस्लिम कौम से थे। तो जो वहाँ की सिंध प्रांत की जो जनता थी, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत की जो जनता थी उनको 2 ऑप्शन दिए कि या तो वे मुस्लिम शासन कबूल कर ले वरना जजिया कर दे। जजिया कर वो है, जजिया कर की बात करें हम, जजिया कर होता क्या है दोस्तों? जजिया कर एक वह कर है जो काफिरों द्वारा दिया जाता है। जजिया कर क्या है? जजिया कर एक ऐसा कर है जो काफिरों द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्त थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि जजिया कर ब्राह्मणों और विकलांगों और विधवाओं से नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं हम जजिया कर की। जजिया कर भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, भारत में पहली बार। इससे बचने का दूसरा एक ही ऑप्शन था कि वो मुस्लिम जो धर्म था, इस्लाम धर्म, उसको कबूल कर ले या फिर जजिया कर दे। जजिया कर काफिरों द्वारा दिया जाने वाला कर कहलाया। काफिरों द्वारा दिया जाने वाला कर क्या कहलाया? जजिया कर। तो भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया वो किसने लगाया दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कुछ सोने के सिक्के चलाए। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें दिरहम के नाम से जाना गया। दोस्तों आपको बता दूं, अरब जो है, सऊदी अरब, वो किस लिए प्रसिद्ध है? एक तरीके से खजूर जो सबसे ज्यादा होती है वो सऊदी अरब में होती है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम का जब ये भारत आया तो इसने कहाँ पर जीत हासिल की थी? सिंध प्रांत में। इसने सबसे पहले सिंध प्रांत में खजूर की खेती और ऊंट पालन का भी काम शुरू किया। खजूर की खेती और ऊंट पालन। दोस्तों भारत में सबसे पहले खजूर की खेती और ऊंट पालन किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये सब मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया है। ऊपर लिख लो इसके। ठीक है दोस्तों, तो खजूर की खेती और ऊंट पालन जो किया वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। दोस्तों एक बात और बता दूं, इसमें से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत में सबसे पहले जो खजूर की खेती और ऊंट पालन किया गया वो कहाँ किया गया? मतलब सिंध प्रांत में। कहाँ किया गया? सिंध प्रांत में। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों जो हमारे इंडिया में जो राजा जो शासक हुआ करते थे उनकी जो सबसे बड़ी मजबूती थी वो हुआ करती थी हाथियों की। जिसके पास ज्यादा हाथी हुआ करते थे वही सबसे महान शासक कहलाया जाता था, क्योंकि उस टाइम जो सेना जो होती थी वो अधिकांश पैदल होती थी, और जिसके पास ज्यादा हाथी होते थे तो हाथी से वो उनकी पैदल सेना को कुचलवा देते थे। लेकिन
जब अरब से मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने आया तो वही हाथी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बनी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम अरब से लाया अरबी घोड़े जो मतलब हाथियों की अपेक्षा बहुत तेज थे। मतलब जो हाथी घूमते थे तो उनको बहुत समय लगता था, लेकिन घोड़ों को इतना टाइम नहीं लगता था। तो जो इसकी जीत का कारण था मोहम्मद बिन कासिम की, वो क्या था? अरबी घोड़े। अरबी घोड़े। और जो भारत की सबसे मजबूत चीज थी हाथी, वही उनकी वो जो बनी, जो सबसे मजबूत चीज थी हाथी, वही उनकी क्या बनी इस युद्ध में? कमजोरी, जिसकी वजह से उनकी क्या हुई? हार हुई। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर कोई कमी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।